गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक रहेगा केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के बारे में लास्ट वीडियो में हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। तो न्यूक्लिक एसिड हमने कहा था कि जो न्यूक्लिक एसिड है उसको बोलते हैं पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। और जो न्यूक्लिक एसिड होता है हमारी बॉडी के अंदर डीएनए एंड आरएनए इन दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मैंने आपको बताया था सेल होती है, सेल के अंदर बात करी जाए तो सेल के अंदर क्या होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट्स होते हैं क्रोमोजोम्स। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट्स होते हैं क्रोमोजोम्स, और जो एक क्रोमोजोम्स होते हैं यही मिलकर बने होते हैं किसके, डीएनए के। तो आज जो हमें देखना है उसमें हमें क्या देखनी है, मेनली अगर बात करी जाए तो कंपोजिशन ऑफ डीएनए। कंपोजिशन ऑफ डीएनए मींस डीएनए किस किस से मिलकर बना होता है, यानी इसके अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। सेकंड, अगर वो मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट है उनके बीच में बॉन्डिंग क्या है, दो चीज़ हमें यहाँ पर देखनी है। तो देखिए डीएनए की अगर फुल फॉर्म की बात करी जाए, डीएनए की फुल फॉर्म की बात करी जाए तो डीएनए की फुल फॉर्म आपने क्या कहा था, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड आपने डीएनए की फॉर्म में कहा था। तो मैं बात करता हूँ जो डीएनए बना होता है, डीएनए मेनली 3 तरह की यूनिट से मिलकर बना होता है। पहली यूनिट इसके अंदर क्या होती है, एक पेंटोज शुगर। फर्स्ट यूनिट होती है इसके अंदर एक पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर मीन्स 5 कार्बन की एक शुगर। फिर इसके अंदर प्रेजेंट होता है फॉस्फोरिक एसिड, इसके अंदर प्रेजेंट होता है फॉस्फोरिक एसिड सेकंड। और थर्ड इसके अंदर प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ये 3 यूनिट्स या कह सकते हो 3 तरह के अलग अलग इंडिपेंडेंट कंपाउंड इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इन तीनों से मिलकर ही किसकी फॉर्मेशन होती है, डीएनए की। आइए एक एक करके समझते हैं। व्हाट इज पेंटोज शुगर, व्हाट इज फॉस्फोरिक एसिड एंड व्हाट इज नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। देखिए पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर मीन्स 5 कार्बन शुगर। 5 कार्बन शुगर। चैप्टर के शुरुआत में मैंने आपको बताया था पेंटोज। पेंटोज मीन्स 5 कार्बन, पेंट मीन्स 5 कार्बन की जो शुगर होगी उसको बोला जाएगा पेंटोज शुगर। अब बात आती है दिखने में कैसी होती, तो पेंटोज शुगर की साइक्लिक फॉर्म हम ऐसे बनाते हैं। यहाँ से शुरुआत करते हैं, इसको हमें बनाना है बीटा डी राइबोज। क्या बनाना है, बीटा डी राइबोज। तो बीटा का मतलब आपको पता है कि जो OH प्रेजेंट होगा वो OH प्रेजेंट होगा ऊपर, तो OH H, फिर HOH HOH, और यहाँ पर CH2OH, और यहाँ पर क्या आएगा H। ये हमारी होगी बीटा डी राइबोज। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने की, ये होता है कार्बन नंबर फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड दिस कार्बन इज फिफ्थ। अब डीएनए में आप एक फुल फॉर्म बोलते हो, डीएनए को बोलते हो डीऑक्सी। डीएनए की जो फुल फॉर्म लिखते हो तो आप शुरू में लिखते हो डीऑक्सी राइबो, ऐसा लिखते हो। तो ये डीऑक्सी, डी मतलब डी प्लस ऑक्सी, इन दो वर्ड से मिलकर बना है। डी का मतलब होता है किसी चीज़ के रिमूवल के लिए, ये बात कई बार आ चुकी है। डी मीन्स किसी चीज़ के रिमूवल के लिए, और ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन के रिमूवल के लिए, और राइबो, राइबो मीन्स राइबोज में से रिमूव होगा। तो ये मेरे पास है बीटा डी राइबोज। अगर इसमें से एक ऑक्सीजन रिमूव हो जाए, अगर इसमें से एक ऑक्सीजन
रिमूव हो जाए और कौन सी पोजीशन से, सेकंड कार्बन से, तो फुल फॉर्म क्या बनेगी, OH H H H H OH और ऊपर CH2OH और H। तो देखिए सेकंड कार्बन से, इस वाले कार्बन से कहाँ क्या था इसमें OH, और अब यहाँ पर क्या है H, क्या हुआ एक ऑक्सीजन रिमूव हो गई, तो इसको बोला जाएगा बीटा डी टू डी ऑक्सी राइबोज। क्या बोला जाएगा, बीटा डी, सेम 2 डीऑक्सी मीन्स दूसरी पोजीशन से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है एंड राइबोज। इट मीन्स अगर आरएनए की बात होगी तो ये फॉर्म यूज होगी, क्योंकि आरएनए क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो आरएनए में ये पेंटोज शुगर यूज होगी, और डीएनए में कौन सी शुगर यूज होगी, ये वाली शुगर डीएनए में यूज होगी। सेकंड आपने बोला था फॉस्फोरिक एसिड, पहले आपने क्या बोला था पेंटोज शुगर, तो पेंटोज शुगर हम देख चुके हैं। सेकंड थिंग आपने बोली थी फॉस्फोरिक एसिड, तो फॉस्फोरिक एसिड होती है H3PO4, इसका नाम होता है ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, इसका क्या नाम होता है, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। इसी ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड में से इसके 3 हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं और ये आयन बना लेते हैं, इसको बोलते हैं फॉस्फेट आयन। क्या बोलते हैं इसको, फॉस्फेट आयन। तो सेकंड हमारा जो प्रेजेंट होगा वो ये प्रेजेंट होगा फॉस्फेट आयन। और थर्ड बात करी जाए तो थर्ड में आपने बोला था नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, तो नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड मतलब क्या, नाइट्रोजन को जानते हो, नाइट्रोजन मीन्स N। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड मीन्स क्या होता है, अगर इस कंपाउंड की बात करी जाए तो इस कंपाउंड को आप क्या बोलोगे, बेंजीन। इसका फॉर्मूला क्या है, C6H6, तो इसको बोला जाता है होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक मीन्स जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर केवल कार्बन और हाइड्रोजन हो, मीन्स ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट, जिसके अंदर केवल कार्बन और हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होंगे उसको बोला जाता है होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब हेट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या हो जाएगा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का मतलब क्या होगा, अगर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की बात की जाए तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में आप क्या कहोगे, अदर एलिमेंट्स क्या बोलोगे आप इसके अंदर, सॉरी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर आप क्या बोलोगे, एलिमेंट्स अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन। एलिमेंट्स अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन मीन्स एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़कर। तो जो हमारा यहाँ पर है नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, तो इसका मतलब क्या होगा कि कार्बन होगा प्लस हाइड्रोजन होगा प्लस नाइट्रोजन होगा, और ये तीनों मिलकर क्या बनाएंगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ये तीनों मिलकर क्या बनाएंगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। थर्ड यूनिट्स प्रेजेंट होती है ये। यही जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, इन्हीं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को बोला जाता है नाइट्रोजन बेस। क्या बोला जाता है, नाइट्रोजन बेस। प्लीज़ ये नाइट्रोजन बेस वो वाले एसिड बेस नहीं है, उनसे इनको कंपेयर मत करना। इनको केवल यहाँ पर एक नाइट्रोजन बेस का नाम दिया गया है, इनका एसिडिटी बेसिसिटी से कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग इनको बोला जाता है बेस। तो हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ बेस होते हैं, 4 तरह के हमारे पास बेस होते हैं। हमें उनका स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना, केवल उनके नाम जानने हैं। तो पहला होता है एडेनिन, दूसरा होता है ग्वानिन, थर्ड इज साइटोसिन एंड फोर्थ इज थाइमीन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं
G से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं C से और इसको रिप्रेजेंट करते हैं T से। ये 4 नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं इन डीएनए। डीएनए के अंदर ये 4 नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं। अगर आरएनए की बात होगी तो आरएनए के अंदर होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन की जगह एंड में आ जाता है यूरासिल। रिप्रेजेंटेशन वही ए, जी, सी और यूरासिल का यू, यानी फर्स्ट लेटर ऑफ नाइट्रोजनस बेस इज यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये 4 नाइट्रोजनस बेस आते हैं। दूसरी बात आती है कि डीएनए बनता कैसे। अब डीएनए में हमने ये तो कह दिया कि डीएनए के अंदर 3 चीजें आपको बता दी, पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड एंड थर्ड इज नाइट्रोजनस बेस। बात आती है इनकी अटैचमेंट की, मीन्स ये एक दूसरे से कैसे अटैच हैं, बात आती है उसकी। तो हम क्या कहते हैं, सबसे पहले पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस कंबाइन होते हैं और इनके कंबाइन होने से एक यूनिट बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। फिर न्यूक्लियोसाइड के अंदर फॉस्फेट ग्रुप आकर अटैच होता है, PO4 3 नेगेटिव ग्रुप आकर क्या होता है, अटैच, और अटैच होने के बाद बनता है न्यूक्लियोटाइड। क्या कहा मैंने, सबसे पहले पेंटोज शुगर नाइट्रोजनस बेस कंबाइन होते हैं, बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। फिर न्यूक्लियोसाइड से अटैच होता है फॉस्फेट, फिर क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड। फिर एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कंबाइन होता है और क्या बनाता है, डाई न्यूक्लियोटाइड। किसकी फॉर्मेशन होती है, डाई न्यूक्लियोटाइड। अब बात आती है जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कंबाइन होगा तो इनके बीच में बॉन्डिंग क्या होगी। जैसे आपने कहा था जब मोनोसेक्राइड यूनिट कंबाइन होती है तो जो लिंकेज होती है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, अमाइनो एसिड्स कंबाइन होती है, लिंकेज होती है क्या, बोलो, उसका नाम होता है पेप्टाइड लिंकेज। अब तीसरी लिंकेज है यहाँ पर देख रहे हो, थर्ड लिंकेज, न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोटाइड कंबाइन होंगे तो इनके बीच में जो लिंकेज होती है उस लिंकेज को नाम दिया जाता है फॉस्फो डाइएस्टर लिंकेज। क्या नाम दिया जाता है उसको, फॉस्फो डाइएस्टर लिंकेज। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कंबाइन होता है, उनके बीच में जो लिंकेज प्रेजेंट होती है उस लिंकेज को नाम दिया जाता है फॉस्फो डाइएस्टर लिंकेज। आइए शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ऊपर जो हमने टॉपिक देखा उसका नाम था कंपोजिशन। कंपोजिशन मीन्स किससे मिलकर बना है। नेक्स्ट आर्टिकल इज स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, कि न्यूक्लिक एसिड कैसे मिलकर बना हुआ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक 5 मेंबर की बीटा डी 2 डीऑक्सीराइबोज बना लेता हूँ। ये मैंने बना लिया, OH H H H H OH CH2OH और यहाँ पर क्या बना लिया, H। ये क्या हमारे पास बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज, क्या नाम है इसका, बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज। इससे कंबाइन होता है नाइट्रोजनस बेस, और कंबाइन कौन सी पोजीशन पर होता है, पहली पोजीशन पर। ये अटैक नहीं कर रहा, ये कॉम्बिनेशन समझा रहा हूँ मैं आपको कि जो ये पेस्ट कार्बन है इस कार्बन पर नाइट्रोजनस बेस क्या होता है, जाकर इससे अटैच होता है और क्या बनता है, देखिए यहाँ पर लिख देंगे नाइट्रोजनस बेस। हमें स्ट्रक्चर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जितना स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ केवल उतना ही स्ट्रक्चर याद करना है। CH2OH और H। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, नाइट्रोजनस बेस और शुगर कंबाइन हो गए, तो जो ये यूनिट बनेगी, जो हमारे पास ये यूनिट बनी नाइट्रोजनस बेस और शुगर के कंबाइन होने से, इस यूनिट का नाम क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड। इस यूनिट का नाम क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड।
अब देखिए इसी न्यूक्लियोसाइड से यह आपने क्या बनाई थी पीछे, न्यूक्लियोसाइड, नाइट्रोजनस बेस H H H H O H CH2 OH और H, ये आपके पास क्या है, न्यूक्लियोसाइड। फिर मैंने कहा था न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप आकर अटैच होगा और फॉस्फेट ग्रुप के अटैचमेंट से जो यूनिट बनेगी उस यूनिट का नाम होगा न्यूक्लियोटाइड। तो ये आपकी यूनिट बनेगी न्यूक्लियोटाइड। हमें इनके बीच में केमिकल रिएक्शन नहीं देखनी, सिलेबस में नहीं है कि कैसे फॉस्फेट ग्रुप यहाँ से जाकर अटैच हुआ, कोई सिलेबस में नहीं है। केवल हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर कंसीडर करने, ये हो गया नाइट्रोजनस बेस, ये H बिल्कुल एच इट इज जैसे ये है, और ये हो गया आपका ये। इस यूनिट को बोला जाता है न्यूक्लियोटाइड। उस यूनिट को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट इज डाई न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट इज डाई न्यूक्लियोटाइड। तो डाई न्यूक्लियोटाइड मीन्स दो न्यूक्लियोटाइड आपस में आकर कंबाइन होंगे। तो सबसे पहला मैं एक न्यूक्लियोटाइड बना रहा हूँ, ये मैंने बना लिया एक न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पर बेस लिख दिया, बाकी पोजीशन इंडिकेट नहीं कर रहा, जो इम्पोर्टेंट है ये थर्ड कार्बन, और यहाँ पर अटैच होगा CH2O, P डबल बॉन्ड O नेगेटिव एंड O नेगेटिव। उसके बाद सेकंड यूनिट, यहाँ पर लिख देंगे बेस, वही यहाँ पर लिख देंगे OH और यहाँ पर लिख देंगे CH2O, P डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और यहाँ पर आ जाएगा O नेगेटिव। तो ये है हमारे पास शुगर, और ये भी हमारे पास क्या है, शुगर। एक न्यूक्लियोटाइड ये, एक न्यूक्लियोटाइड ये। तो अटैचमेंट क्या होती है, ध्यान देना, ये होता है फिफ्थ कार्बन। अब जो नाइट्रोजनस बेस होगा उसके अंदर भी कार्बन प्रेजेंट होते हैं, तो इसके कार्बन और इसके कार्बन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम ऐसे करते हैं, इसको बोलते हैं 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम एंड 5 प्राइम। सिमिलरली 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम एंड ये कार्बन क्या हो जाएगा, 5 प्राइम। अब इस OH की अटैचमेंट इसके किससे होती है, एक ऑक्सीजन से। क्या कहा मैंने, एक न्यूक्लियोटाइड आपका ऊपर, दूसरा न्यूक्लियोटाइड आपका नीचे। अटैचमेंट क्या होती है, इस वाले कार्बन की यानी 3 प्राइम कार्बन की अटैचमेंट किससे होती है, इसके ऑक्सीजन से अटैचमेंट होती है, और इन दोनों के बीच में एक लिंकेज बनता है। देखिए लिंकेज कैसे बनाएंगे आप, ये यूनिट बिल्कुल ऐसे कैसे ही, बेस, ये शुगर, यहाँ पर क्या CH2O, P डबल बॉन्ड O नेगेटिव एंड O नेगेटिव। यहाँ पर क्या लिख दूँ, देखिए यहाँ से क्या करनी है आपको, अटैचमेंट शो करनी है। तो अटैचमेंट के लिए यहाँ पर CH2, जो ये CH2 है एज इट इज CH2 लिखा, इसकी लिंकेज किससे है, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से दिखाई, ऑक्सीजन के बाद क्या है, फॉस्फोरस, और फॉस्फोरस के बाद क्या है यहाँ पर, फिर अगेन ऑक्सीजन। ये थोड़ी खराब हो गई यहाँ पर, वो ऊपर थोड़ी स्ट्रक्चर खराब हो गई, नीचे देखिए ये आप यहाँ पर लिख देंगे नाइट्रोजनस बेस, ये आप लिख देंगे शुगर, और यहाँ पर आप लिख देंगे शुगर, और यहाँ पर आप लिख देंगे नाइट्रोजनस बेस, और यहाँ पर दिखा देंगे आप अगेन OH, और ये सारी पोजीशन वही। तो देखिए ये क्या था, ये कार्बन था आपका फिफ्थ कार्बन 5 प्राइम, और ये कार्बन आपका जो ऊपर वाली शुगर का, ये कार्बन क्या था 3 प्राइम। देखिए एक बार स्ट्रक्चर, मैंने क्या कहा आपसे कि ये वाला जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन से कम्बिनेशन होगा इस OH का, और जब इस ऑक्सीजन से इस OH का कम्बिनेशन होगा तो जो स्ट्रक्चर दिखेगा वो कुछ इस तरह का दिखेगा। तो क्या हुआ, ये कंबाइन हो गए एक दूसरे से।
अब देखिए अगर यहाँ पर बात करी जाए तो यहाँ पर क्या CH2O P डबल बॉन्ड O नेगेटिव एंड O नेगेटिव, और ये वाला कार्बन क्या है 5 प्राइम, और नीचे वाले इस कार्बन की बात करी जाए तो ये वाला कार्बन क्या है 3 प्राइम, ये 5 प्राइम है, और ये वाला जो कार्बन है ये कार्बन क्या है 3 प्राइम। तो देखिए ऊपर आपकी कौन सी मोइटी प्रेजेंट है 5 प्राइम, और नीचे आपकी कौन सी मोइटी प्रेजेंट है 3 प्राइम। डीएनए में आप यही कहते थे कि आपका एक एंड क्या होगा 5 प्राइम, एक एंड क्या होगा 3 प्राइम, तो ये वही एंड है, और दूसरा ही आप कहते थे कि यहाँ क्या होगा 3 प्राइम और यहाँ पर क्या होगा 5 प्राइम। तो ये जो प्राइम नंबर आते हैं 5 डैश 3 डैश आप बोलते थे, आपको याद होगा, तो वो जो 5 डैश 3 डैश आते हैं वो यहीं से ही आते हैं, मीन्स यहाँ पर जो 5th पोजीशन है वो सबसे ऊपर है, और यहाँ पर जो 3rd पोजीशन है वो क्या है सबसे नीचे है। अब बात आती है जो ये वाली लिंकेज है, जो ये वाली लिंकेज है मीन्स कार्बन ऑक्सीजन फॉस्फोरस ऑक्सीजन और ये कार्बन, इस वाली लिंकेज को ही नाम दिया जाता है फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। इस वाली लिंकेज को ही क्या नाम दिया जाता है फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कंबाइन होता है तो उनके बीच में जो लिंकेज प्रेजेंट होती है उस वाली लिंकेज को क्या बोला जाता है फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। नेक्स्ट, डीएनए के 2 स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं, वन होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर एंड सेकंड होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है केवल सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस का क्या मतलब है कि एडेनिन गुआनिन साइटोसिन किस मैनर में अरेंज है। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर का मतलब होता है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, जो आप कुछ इस तरीके से बनाते हो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। 2 स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं डीएनए के। दूसरी बात, एडेनिन बॉन्ड बनाता है किसके साथ ग्वानिन के साथ, एंड साइटोसिन बॉन्ड बनाता है किसके साथ थाइमिन के साथ, और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड आते हैं, और यहाँ पर कितना हाइड्रोजन बॉन्ड आते हैं 3 हाइड्रोजन बॉन्ड आते हैं। एडेनिन ग्वानिन के साथ बॉन्ड बनाता है एंड साइटोसिन किसके साथ बॉन्ड बनाता है थाइमिन के साथ। ये जो 2 बॉन्ड है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, और यहाँ पर जो 3 बॉन्ड है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। उसके बाद जो आरएनए होता है 3 टाइप्स ऑफ आरएनए प्रेजेंट, 3 तरह के आरएनए प्रेजेंट होते हैं, mRNA, rRNA एंड थर्ड इज tRNA। mRNA, rRNA एंड tRNA। बात आती है कि mRNA का क्या काम है, rRNA का क्या काम है और tRNA का क्या काम है। तो फंक्शन हमारे में नहीं है, केवल हमारे में नाम है मैसेंजर, राइबोसोमल एंड ट्रांसफर RNA। थर्ड इज डीएनए की फंक्शन। डीएनए क्या क्या काम करता है बॉडी के अंदर। तो पहला काम तो डीएनए का क्या होता है इंफॉर्मेशन को पास आउट करना। इंफॉर्मेशन को क्या करना पास आउट मीन्स वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो इन्फॉर्मेशन जाती है वो किस फॉर्म में जाती है डीएनए की फॉर्म में। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन क्या जाती है पास आउट होती है। दूसरी एक और जो इम्पोर्टेंट रोल है इसका वो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या मतलब है, जैसे हम कहते हैं कि जो हमारे फिंगरप्रिंट होते हैं वो फिंगरप्रिंट चेंज नहीं होते, हालांकि उनको चेंज कर सकते हैं हम लैब के थ्रू, लेकिन नॉर्मली जो फिंगरप्रिंट होते हैं वो चेंज नहीं होते। सेम ऐसे ही कि अगर किसी को अपने बायोलॉजिकल फादर का पता लगाना है, बायोलॉजिकल पेरेंट्स का अगर पता लगाना है तो आप क्या कर सकते हैं सन का डीएनए लेकर और उसके किसी भी पेरेंट का डीएनए लेकर उन दोनों को क्या करा जाता है कंपेयर। क्या माने किसी को बायोलॉजिकल फादर का पता लगाना है तो सन का डीएनए लेकर और किसी भी एक पेरेंट का डीएनए लेकर क्या करा जाता है कंपेयर करा जाता है, और इनके बीच में सिमिलरिटी को देखकर ही क्या कहा जाता है कि हाँ ये उसके फादर हैं ये उसके मदर हैं। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। मीन्स जहाँ पर एक दूसरे के डीएनए क्या करे जाते हैं मैच किए जाते हैं। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इसकी एप्लीकेशन है किसकी
डीएनए। थैंक यू वेरी मच, आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो इसके जितने भी क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस गिवन है वो उन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करते हैं। थैंक यू।